Good evening, my friends. How are you? आज हम लोगों ने जो कल टॉपिक शुरू किया था, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो सोशल ग्रुप, जैसा कि कल बात हुई थी कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति पहली बार मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं तो वो समूह का निर्माण करते हैं। ये बात जो ऑगवन एंड निमकॉफ ने कही, ये एक समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब कभी भी दो व्यक्ति कहीं भी वेरी फर्स्ट टाइम जब कभी भी दो व्यक्ति मिले होंगे या आज भी कभी दो व्यक्ति मिलते हैं तो कम से कम दो व्यक्ति इनके बीच में अंतःक्रिया हो सकती है और उसके ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, अपर लिमिट इसकी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि इसकी डेफिनेशन में ऑगवन निमकॉफ जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार मिलता है और उससे थोड़ी सी भी अंतःक्रिया होती है, वो कुछ पूछता है, दूसरा कुछ रेस्पॉन्ड करता है, तो समूह का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू ऑगवन निमकॉफ। मैकावर पेज कहते हैं कि अंतःक्रिया की निरंतरता जिससे कि उसमें सामाजिक संबंध बन जाए। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो मर्टन का है। मर्टन कहते हैं कि अंतःक्रिया न सिर्फ अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति होनी चाहिए बल्कि जो उसमें व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों दृष्टिकोण होने चाहिए। यानी एक तो हम खुद माने कि हम उस समूह के सदस्य हैं, दूसरा उस समूह के सदस्य हमें अपने समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करें, और तीसरा थर्ड पर्सन कोई भी देख के कह सके ऑब्जेक्टिव टाइप कि हाँ ये लोग उस समूह के सदस्य हैं, तब जाके सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक समूह की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है इसकी पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिकता एंड जागरूकता, म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला पॉइंट है। मैकावर पेज ने इसको महत्वपूर्ण माना। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मतलब है कि जब व्यक्ति किसी से अंतःक्रिया करता है उससे पहले वो इतना जागरूक होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो उसकी जागरूकता और निर्भरता, जैसे व्यक्ति किसी से अंतःक्रिया क्यों करेगा, किसी के ग्रुप में शामिल क्यों होना चाहेगा या ग्रुप क्यों बनाएगा, व्यक्ति सोच समझकर जानबूझकर कि हाँ ये व्यक्ति हमारी दोस्ती के लायक है या हमारे ग्रुप में शामिल होने के लायक है या हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं, ये सोच के मेंटली तब व्यक्ति ग्रुप बनाता है। तो इसमें इन्होंने दो कंडीशन रखी, अवेयरनेस और डिपेंडेंस। दूसरा, दो या दो से अधिक मनुष्यों की सदस्यता, टू और मोर पर्सन, इंटरेक्शन, कार्य विभाजन। व्यक्ति जब समूह का निर्माण होता है तो समूह में अगर कोई काम आता है सब लोग मिल के कर लेते हैं, ये इनका कहने का मतलब कार्य विभाजन से। कॉमन इंटरेस्ट, आप समूह तभी बनाएंगे जब आपस में इंटरेस्ट व्यक्ति के मिलेंगे, कुछ न कुछ कॉमन होना चाहिए उनमें, ठीक है। ऐसे समूह नहीं बनता जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी से आप पहली बार मिले, मिलने के बाद दोबारा उससे मिलने का मन कब होगा, तब मन होगा कि जब आप या तो आपका रास्ता एक हो, आपका कोर्स एक हो। मान लो दो दोस्त तैयारी कर रहे हैं और दोनों अगर एक ही सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो वो लगेगा कि चलो हम दो एक से भले दो और मिल लेते हैं, आपस में डिस्कशन करेंगे, कुछ फ़ायदा होगा दोनों का।
है ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति मान लीजिए सिविल की तैयारी कर रहा है और एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो दोनों के रास्ते अलग होंगे, दोनों के सब्जेक्ट मैटर अलग है, थिंकिंग प्रोसेस अलग है, तो वो कम संभावना है कि आपस में साथ आएँ। ठीक है, तो इसलिए उनके गोल भी कॉमन होने चाहिए। ऐच्छिक सदस्यता ये एक इम्पॉर्टेंट है, जब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा आपका तो कई सारे विकल्प रहेंगे, उसमें पूछेगा कि समूह की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, तो आपको पहचाननी होगी। आप ऐच्छिक सदस्यता मतलब क्या है? वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि आपकी इच्छा है आप किसी के सदस्य बने या ना बने। तो जब व्यक्ति की कोई चीज़ इच्छा पर निर्भर होती है तो उसे वॉलंटरी कहते हैं। आप मान लीजिए कहीं किसी जगह किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ उस ग्रुप में आप शामिल हो गए, आपका कोर्स ख़त्म हो गया, आप चले गए। या आप किसी मान लीजिए बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, आपका काम ख़त्म हो जाए, आप चले जाएंगे, तो आपकी बाध्यता नहीं है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जहाँ बाध्यता है, जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इस पर भी बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सोशल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, इसकी एक निश्चित संरचना, सामान्य मूल्य, सोशल कॉमन वैल्यू और कॉमन लक्ष्य। अब आते हैं हम लोग कुछ और हैं। निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए सोशल रिलेशनशिप की, और जब बार बार कंटिन्यूटी होगी तो कोई न कोई रिलेशन बन जाएगा। सामान्य संबंध, निश्चित नियम और कार्य, डेफिनेट रूल्स एंड प्रोसीजर हो जाते हैं इसके। स्थायी और अस्थायी, यानी ये स्टेबल और टेम्परेरी होता है। नियंत्रणात्मक व्यवस्था, सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अपनेपन की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, ये इंपॉर्टेंट है और ये गिडिंग्स ने इसको महत्वपूर्ण माना है। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, इसका मतलब क्या है कि जिस समूह के आप सदस्य हैं, आपके मन में अपने समूह के प्रति थोड़ी सी एक सॉफ्ट फीलिंग होती है, एक हम की भावना, वी फीलिंग जिसे कह सकते हैं, अपनापन कि ये हमारा है। ये चीज़, इसको कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कहा है और ये गिडिंग्स ने इसे महत्वपूर्ण माना। ये कई बार पूछा गया है। एक तो आपका ये महत्वपूर्ण है, अपनेपन की चेतना। ये आप ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है ये। और दूसरा ये जो मैकायर-पेज ने कहा था, पारस्परिकता एवं जागरूकता, अकॉर्डिंग टू मैकायर-पेज, ये कई बार पूछा गया है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे तो अपने आप कम समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब तक हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहले में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरे में समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है, और उसके बाद तीसरा हम लोगों ने सोशल ग्रुप शुरू किया है। तो इसी तरह से क्रम से हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे। हमारी टीम, टेक्निकल टीम ने कहा है कि शॉर्ट वीडियो बनाइए, बच्चे देखने वाले भी बोर हो जाते हैं, आजकल लोगों के पास पेशेंस कम है। तो हम लोगों ने कहा कि 30-40 मिनट का वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ये मेरी कोशिश ये है, क्योंकि हमारा ये बनाने का उद्देश्य ये है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और कम से कम मेरे पढ़ाने के बाद तो बिल्कुल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी समझ में आए, और मुझे ये पूरा भरोसा रहता है कि जो चीज़ मैं जानता हूँ वो एनी हाउ आप तक पहुँचा दूँगा। किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से
अगर कोई फैक्ट हमारे नोट्स में छूटेगा तो हम लोग तथ्यात्मक एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और फिर कुछ फैक्ट ऐसे आएंगे जो क्वेश्चंस के माध्यम से हमको मिलेंगे कि अच्छा ये भी चीज़ है, तो उसको हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे तो हम लोग थोड़ा और कंफर्टेबल होके बात कर सकते हैं। आपकी रुचि इंटरेस्ट के अनुसार इसमें और ज़्यादा परिवर्तन करेंगे। फिलहाल सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह की परिभाषा क्या है, उसके बाद में उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब आते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है चार्ल्स कूले का। इन्होंने प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और एक अर्ध प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप, क्वासी प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। क्वासी प्राइमरी ग्रुप जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच की दोनों में कॉमन विशेषताएं होती हैं, तो वो क्वासी प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। प्राइमरी ग्रुप दूसरा एक समनर का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन ग्रुप आउट ग्रुप। इसको हम समूह यानी वी ग्रुप और वे समूह दे ग्रुप। इन ग्रुप आउट ग्रुप का दूसरा नाम वी ग्रुप एंड दे ग्रुप, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। और मर्टन का संदर्भ समूह, जॉर्ज सिमेल का छोटा समूह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इन पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास प्राथमिक समूह, आज प्राथमिक समूह पे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग एकेडमिक जिनका भी जारी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, सिविल सर्विसेज में मेंस में आया था प्राथमिक समूह, उदाहरण देते हुए इसको समझाने के लिए। प्राथमिक समूह का उद्देश्य और महत्व कितना है हमारे जीवन में, इसको जान लीजिए। तो CH कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909, ये किताब सन के साथ पूछी जाती है, इसलिए आप इस किताब का सन याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है डेट के साथ। चार्ल्स कूले अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इनकी दो अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र में। एक तो प्राथमिक समूह की अवधारणा और दूसरी थ्योरी इनकी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत, जो हम लोग समाजीकरण वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। यहाँ पर हम लोग प्राथमिक समूह की बात करेंगे। तो चार्ल्स कूले ने सामाजिक समूह की अवधारणा सबसे पहले दी और उन्होंने बताया कि ये वे समूह होते हैं जिनमें हमारे आमने सामने के संबंध होते हैं। इनकी डेफिनेशन एज इट इज ये है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि जो उन समूहों को प्राथमिक समूह कहा जो एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष तथा आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। प्रत्यक्ष आमने सामने के
और घनिष्ठ। प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध और सहयोग है, कॉपरेशन है। ये कई अर्थों में प्राथमिक होते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसलिए कि ये व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर और आदर्शों के निर्माण में मौलिक होते हैं, बेसिक इन social nature and ideals. Okay, by primary group I mean those by primary group I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation. They are primary in several sense. They are primary in several sense, but chiefly मुख्यतः that they are fundamental in forming of social nature and ideals of the individual. तो इनकी इस डेफिनेशन से सामाजिक समूह की कौन ये विशेषताएं निकल के आती हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने सबसे पहला आमने सामने के संबंध। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि चार्ल्स कूले के द्वारा निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं बताई गई, तो एक इनमें से अलग कोई करके दे देगा। तो ये हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के माध्यम से आप इन विशेषताओं को ध्यान रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पहली क्या है? आमने सामने के संबंध, घनिष्ठ संबंध, सहयोग, संभावना, बी फीलिंग, संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और पर्सनल संबंध। ये विशेषताएं हैं प्राथमिक समूह की। यहां पर इनकी विशेषताओं पर जरा ध्यान दीजिए कि ऐसा समूह, यानी समूह जो हम लोगों ने बात की, दो या दो से अधिक कितने व्यक्ति हो, लेकिन उनमें से एक ऐसा समूह होता है, छोटा समूह, जिसका आकार कम होता है और जिनमें फेस टू फेस रिलेशन होते हैं, घनिष्ठता होती है, अपनापन होता है, वी फीलिंग होती है, और संबंधों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, संबंधों की संपूर्ण, रिलेशनशिप इज एन ऑल इंक्लूसिव, कंप्लीट अपने आप में संबंध होते हैं, इंटीमेट रिलेशन, बहुत घनिष्ठता होती है, और कॉपरेशन, अनकंडीशनल कॉपरेशन होता है उस संबंधों में। नेक्स्ट है वी फीलिंग और व्यक्तिक संबंध, पर्सनल रिलेशन। अब ये क्या है, जरा इन्हें देखिए। व्यक्तिक संबंध क्या होते हैं? वे संबंध व्यक्तिक संबंध होते हैं जिनको हस्तांतरित या ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, जैसे माँ, पिता, पत्नी, भाई, बहन। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। माँ का रोल कोई और नहीं निभा, पिता का रोल कोई और नहीं कर सकता। तो ये जो रिश्ते हैं, ये दोस्त, जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, तो वो दोस्त अगर किसी दिन एब्सेंट हो तो उसकी भूमिका कोई और नहीं निभा सकता। यानी ये संबंध वो संबंध होते हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया सकता कि आप कोई और निभा देगा इनको। ओके, इसलिए उन्होंने ये कहा। आमने सामने यानी फेस टू फेस बातचीत हो, घनिष्ठता, तो ये सारी विशेषताएं जो हैं कूले ने बताई, और इसके उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए।
परिवार, बच्चों का क्रीड़ा समूह और पड़ोस। फूले ने सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल दिए, क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल बताए कि ये वो संबंध हैं जो प्राथमिक कहलाते हैं। परिवार यानी सबसे पहला हमारा परिवार, बच्चों का क्रीड़ा समूह जिनके साथ वो खेलते हैं, प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एंड नेबरहुड, पड़ोस। अब आप इन तीनों में आप वो विशेषताएं देखिए। ये बात हो गई कूले की। अब हम थोड़ा सा पीछे चल के थोड़ी किंग्सले डेविस की भी बात करते हैं। किंग्सले डेविस ने इनकी 2 विशेषताओं पर आपत्ति की। एक तो आमने सामने के संबंध, और दूसरा इन्होंने कहा हम भावना। आप कह सकते हैं कि कूले के विचारों से डेविस ने असहमति व्यक्त की। ये यहाँ से क्वेश्चन, ये दोनों जुड़े हुए हैं, कूले से जुड़े हैं डेविस, क्योंकि उन्होंने 2 बातों की आपत्ति की। पहले हम लोग कूले की विशेषताओं को समझ लेते हैं कि आमने सामने के संबंध। मान लीजिए परिवार है, उन्होंने परिवार को एग्जाम्पल माना, तो फैमिली है, तो फैमिली में सारे लोग जब फैमिली मेंबर्स होते हैं तो फेस टू फेस रिलेशन होते हैं। आप अपने घर पे हैं इस समय, तो घर पे माता पिता भाई बहन है ना, जितने भी आपका न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली, तो सारे के सारे लोग साथ में होते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं, आपस में क्लोजनेस होती है, घनिष्ठता होती है, सहयोग होता है। परिवार में अगर किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप मना नहीं कर सकते। माता जी किचन देख रही हैं, पिताजी बाहर का काम देख रहे हैं, बच्चे घर का काम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने किसी से कुछ सहयोग मांगा तो अनकंडीशनल है, कोई भी जिसके साथ जैसा होता है वो सहयोग करता है। संबंधों की अवधि, क्योंकि संबंध जो अपने आप में संपूर्ण होते हैं फैमिली, तो संबंधों को उन्हें कहीं और तलाश करने की जरूरत है, अपने परिवार में ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं उनकी। और संबंधों की अवधि से मतलब है कि संबंध लंबे होते, जितने लंबे संबंध होंगे उतने ज़्यादा घनिष्ठ होंगे। और व्यक्तिगत संबंध यानी वो अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं। किसी की फैमिली में कोई झगड़ा होता है या कोई बात होती है, मान लीजिए पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई अगर आदमी तीसरा आदमी है तो कहें भाई आप चुप रहिए, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारा पर्सनल मैटर है, तो वो पर्सनल चीज़ें। डेविस ने 2 बातों पे आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा आमने के सामने के संबंध जो है ये विशेषता खरी नहीं उतरती, और हम भावना, वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आमने सामने के संबंध हो और व्यक्ति में घनिष्ठता अपनापन सारी चीजें आ जाएं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए एक सेना का सिपाही है, आर्मी सोल्जर, और वो अपनी ड्यूटी पे है, तो उसका साहब, उसका जो बॉस आता है तो वो खड़ा हो जाता है, उनको सल्यूट करता है, रेस्पेक्ट देता है फॉर्मली, फिर बैठ जाता है, साहब चले जाते हैं, बैठ जाता है। जो भी पद पे होगा उसका साहब, तो वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है और उनको सल्यूट करता है, उनके सामने गुजरता है, उनसे बातचीत भी करता है। तो आमने सामने के संबंध वो कहते हैं यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर अपनापन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, घनिष्ठता नहीं है, व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है ना। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वही सैनिक अगर किसी लड़की से प्रेम करता है और उस लड़की को, वो उसके सामने भी नहीं है लेकिन उसको लेटर लिखता है, लेटर के माध्यम से दोनों पत्राचार होता है, दोनों में कम्युनिकेशन होता है, तो वो दूर रह के भी उनमें घनिष्ठता हो सकती है। क्योंकि उन्होंने सेना और लेटर का एग्जाम्पल इसलिए दिया होगा कि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते होंगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो आजकल चीज़ें हैं, तो पत्र लिखने की बात हुई है, तो पत्र से पत्र व्यवहार होता होगा, उस पत्र को पढ़ के जो अपनापन उस व्यक्ति में उस दूसरे व्यक्ति के प्रति होता होगा, घनिष्ठता, और वो चीज़
यहाँ सामने संबंध होते हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, तो सामने वाली सीट पे कोई बैठा है, आप कहीं बैठे हैं, फेस टू फेस रिलेशन है, लेकिन वहाँ पर कोई अपनापन नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बातचीत भी अगर नहीं करे तो ग्रुप भी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर बातचीत कर भी रहे हैं फॉर्मेलिटी, तो वो भी अपनापन हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। वहीं पे अगर उनमें कुछ ऐसा हो जाए कि काफ़ी लंबी यात्रा पे दोनों लोग निकले हैं और आपस में अंतःक्रिया होते होते कुछ इंटीमेसी हो जाए और संबंध बन जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर बैठे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस हैं, तो वो प्राथमिक समूह नहीं होगा। तो आप समझ गए, कूले ने जो विशेषताएं बताई हैं वो ये हैं। कूले की विशेषताएं बुक्स में ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, हमने इनका कलेक्शन किया है, जो क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन से कूले की विशेषताएं निकाल के इतनी सारी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें इनकी आलोचना की है, और उन्होंने आमने सामने के संबंध और वी फीलिंग, उनका वी फीलिंग जो हम भावना है ये सेकेंडरी ग्रुप में भी देखी जा सकती है। सेकेंडरी ग्रुप पे अभी बात करेंगे, सेकेंडरी ग्रुप बहुत बड़ा होता है। तो अब आमने सामने के जो ये प्राइमरी ग्रुप जो कूले ने बताया अपनी पुस्तक में, तो उन्होंने कहा कि ये समूह, एक तो इसका आकार, क्योंकि एग्जाम्पल उन्होंने जो दिए हैं उससे ये पता चलता है इसकी विशेषता में, इसका आकार छोटा होता है। परिवार कितना बड़ा होगा? आजकल न्यूक्लियर फैमिली तो 4-6 लोग से लेके 20-25 जॉइंट फैमिली मान लीजिए, 50 लोग मान लीजिए, है ना। मित्र जो खेल बच्चों का क्रीड़ा समूह है वो कितना बड़ा होगा? 20-25, 10-15, 12-15 लोग। इसी तरीके से पड़ोस लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अगर ये पड़ोस मान लीजिए तो कितने लोग होंगे? तो कुल मिलाकर जो प्राथमिक समूह है, जैसे आप व्यक्ति के पड़ोसी जो जस्ट पड़ोस में होते हैं और अगल बगल दोनों तरह, मान लो फ्रंट मान लीजिए अगर आपकी जगह ऐसी है, तो वो जो पड़ोसी होते हैं उनसे प्राथमिक संबंध माना गया है, क्योंकि आदमी जब भी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो पड़ोस में ही देखता है सबसे पहले। कुछ भी होता है, कोई ज़रूरत होती है तो पड़ोस में। बच्चा बड़ा होता है, अपने घर से निकलता है तो पहली बार पड़ोस में ही जाता है। तो प्राथमिक समूह के 3 एग्जाम्पल अगर आप ध्यान रखेंगे, उसी में किंग्सले डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, तो ये इन्हीं के ले लिए हैं, कूले के। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया इन्होंने, नहीं ठीक है। तो ये कंपैरिजन किया गया है कि जैसे परिवार, बच्चों का क्रीड़ा समूह, ओके, प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इन्होंने भी प्ले ग्रुप की बात की, फैमिली की और पड़ोस की। कूले और ये 3 विशेषताएं कॉमन है। मैकायर पेज की देखिए, परिवार, खेलकूद समूह, मित्रों का समूह, ये कुछ कुछ कॉमन है। इसके अलावा गांव, कार्य करने वाले समूह, ये इसमें और जोड़ दिए गए हैं। और मैकायर पेज ने इसमें साझेदारी यानी पार्टनरशिप, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग और जनजाति परिषद, ये टोटल मिला के 8-9 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्हें आप प्राइमरी ग्रुप कह सकते हैं। ये सभी लोगों ने निचोड़ करके ये हमारे सामने 9 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से? परिवार, बच्चों का क्रीड़ा समूह और पड़ोस, ठीक। उसके बाद गांव और कार्य करने वाले समूह, वर्किंग ग्रुप, यानी विलेज आप जानते ही हैं, शहर को नहीं रखा, गांव को, गांव की संख्या भी छोटी होती है, गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं। और कार्य करने वाले, आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं
तो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले जिनके साथ आप डेली इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, सुख दुख में सहयोगी भी होते हैं, तो वो उसको उन्होंने प्राइमरी ग्रुप माना है, इसने डेविस ने। लेकिन कूले ने सिर्फ 3 माने हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें अगर हम मैकावर पेज की एग्जांपल, साझेदारी, पार्टनरशिप, मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, इसमें आपका जो पार्टनर है वो भी प्राइमरी ग्रुप में आएगा। स्थानीय भाईचारा, लोकल ब्रदरहुड, लोकल ब्रदरहुड का मतलब है कि जब आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो आसपास के लोग जिनसे आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब करते हैं, वो लोकल जो आपको पहचानते हैं, ऑनली वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉक करते समय जो लोग आपको डेली मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, कैसा क्या बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या इस तरह की चीज़ें, या जब भी आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो जो लोकल जितने लोग मिलते हैं वो स्थानीय भाईचारा है। गैंग, अब ये एक इन्होंने नई चीज दी। गैंग मतलब, गैंग हमेशा होता है बदमाशों का, डाकुओं का, एक नेगेटिव मतलब एंटी सोशल एलिमेंट। तो वो जो गैंग है, गैंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो एंटी सोशल होते हुए लेकिन उनमें आपस में प्राथमिक संबंध होते हैं, आपस में वो सब बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। और लास्ट है जनजाति परिषद, ट्राइबल काउंसिल। ट्राइबल काउंसिल यानी जो पूरी की पूरी जनजाति होती, पूरा अपने आप में प्राइमरी ग्रुप माना गया। तो ये 9 एग्जाम्पल आप प्राइमरी ग्रुप के याद रखेंगे। इसके अलावा जितने भी समूह हैं, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, वो सब के सब सेकेंडरी ग्रुप में आएंगे। तो हम लोगों ने देखा प्राइमरी ग्रुप जो चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में दी। चार्ल्स कूले अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और उन्होंने ये अवधारणा दी। तो अब हम लोग प्राथमिक समूह का महत्व देखते हैं। कूले ने प्राथमिक समूह के 2 अर्थों में महत्वपूर्ण माना, एक सामाजिक नियंत्रण और आदर्शों के निर्माण में मौलिक होता। व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर, और आइडियल्स एंड सोशल कंट्रोल। व्यक्ति का जो सोशल नेचर है, आइडियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई उन्होंने कि जब बच्चा पैदा होता है, चलना बोलना लिखना पढ़ना सीखता है अपने परिवार में, तो माँ को प्रथम शिक्षिका माना गया है। सबसे पहले माँ बच्चे को संस्कार देना शुरू करती है, उसे पढ़ाना, यानी जो भी बताना शुरू करती है वो माँ शुरू करती है। नेपोलियन ने कहा था कि यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं धरती पर स्वर्ग को ले आता। इसका मतलब माँ की इम्पोर्टेंस, फैमिली, माँ इंट्रोड्यूस कराती है कि बेटा ये पापा हैं, दूसरे रिश्ते सब माँ बताती, बच्चा माँ को पहचानता है सिर्फ। तो वो जो माँ जिस तरीके से बच्चे को कंट्रोल करती, जिस तरीके से गाइड करती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने एक कहानी सुनी होगी सुल्ताना डाकू की, थोड़ा सा बता देता हूँ कि सुल्ताना डाकू, पहले ये कहानी किताबों में हुआ करती थी। राजस्थान का एक बड़ा खतरनाक डाकू था सुल्ताना डाकू। 29 साल की उम्र में उसको फांसी हो गई। तो जब उसको फांसी की सजा हुई, तो फांसी देने से पहले एक रात पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो। आज भी ये परंपरा है, ये माना जाता है कि मरने वाले की एक इच्छा पूरी अगर संभव हो तो की जा सकती है। उसे कुछ खाने का मन हो, कुछ अच्छा खाना चाहता हो, या किसी से मिलना चाहता हो, आज भी ऐसा होता है, वो मिलवाया जाता है। तो सुल्ताना डाकू ने ये कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब उसने माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की तो लोगों को लगा कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी माँ से उसको मिलवाया गया। माँ जब मिलने आई तो सलाखों के पीछे सुल्ताना डाकू और उस सलाखों के आगे उसकी माँ। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ कान में एक बात सुनो। तो माँ ने अपना कान उधर किया, तो उसने मुंह से अपनी माँ का कान काट लिया, और इतनी तेज काटा कि उसका कान निकल के उसके मुंह में आ गया, पूरा ब्लड, कान काट लिया।
माँ वहाँ से चिल्ला के भागी और उनका इस नालायक को तुरंत फांसी दी जाए, चली गई। ये कहानी किताबों में दी गई। तो सुल्ताना डाकू से ये पूछा गया कि माँ से बच्चा सबसे ज़्यादा अटैच होता है। उस अटैचमेंट, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो अपनी माँ से नफरत करता हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो सुल्ताना डाकू ने एक जवाब दिया, बड़ा इमोशनल कर देने वाला जवाब था। उसने कहा कि जिस दिन मैं अपने स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया था, अगर उस दिन मेरी माँ ने एक तमाचा मार दिया होता तो आज मुझे इस 29 साल की उम्र में फांसी नहीं होती। इसके लिए पूरी तरह से मेरी माँ उत्तरदायी। ये उसका जवाब जो है इतना सटीक है, आज भी प्रासंगिक है। बुक से शायद अब हटाया गया, लेकिन आज भी बच्चों की प्रेरणा के लिए कि माँ की क्या इम्पोर्टेंट, मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है व्यक्ति के जीवन में। वो संस्कार अगर माँ ने गलत दे दिए तो जीवन भर व्यक्ति उसी पे चलता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा बच्चा किसी के क्लोज नहीं होता। तो वो जो ये बात जो कही गई है, दो अर्थों में सबसे ज़्यादा मैं तो सामाजिक प्रगति, सोशल नेचर, बच्चा सामाजिक है कि नहीं, समाज में उसका नेचर क्या होगा, वो चीज़ परिवार से ही सिखाई जाती है। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हों, कहीं आप देखें तो कुछ लोग देख के लोग कहते हैं कि वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे संस्कार दिए इस बच्चे को इसकी माँ ने। जैसे मान लीजिए आप बस में गए और किसी आपका एक्ट, कहने का मतलब आपका एक्ट जो है लोगों को ये कहने पे मजबूर कर देता है कि व्यक्ति संस्कारी है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आप यंग हैं, स्ट्रांग हैं, आप बैठे हुए चेयर पे, तब तक कोई बुजुर्ग महिला आती है जो वृद्ध है, तो आप खड़े हो जाते, कहते माता जी आप बैठ जाइए। आपसे कोई आपकी तरफ देख रही है, कह नहीं है, लेकिन आपकी जो ये चीज़ देखी लोगों ने, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति वाकई महिलाओं का सम्मान करने वाला और इसके संस्कार अच्छे दिए, अच्छे घर का, अच्छे संस्कारी परिवार का बच्चा है। यहाँ रईसी गरीबी से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ उसके जो उसके संस्कार उसको दिए गए हैं, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हमने देखा कई बार बस में लोग अपना सामान एक सीट पे बैठे, दूसरी पे कुछ सामान रख देंगे, बिल्कुल दया नहीं करेंगे। या मान ली दूसरा एग्जाम्पल, कोई लड़का आया, शरीर में ताकत है, और उसने कहा कि "ए, हटो, कुर्सी खाली करो", और उसको ऐसे रौब से देखा और धक्का मार के उधर किया और बैठ गया, क्योंकि उसके शरीर में ताकत थी। तो ये इल मैनर्ड, और ये देख के दूसरे लोग कहेंगे अरे क्या माँ बाप होंगे, क्या संस्कार दिए होंगे इनको, ऐसे बच्चे क्या तैयारी करेंगे, क्या बनेंगे, ये देश का क्या भला करेंगे, इस तरीके से लोग कहने लगते हैं। तो यानी आपका एक एक्ट और ये संस्कार कहाँ से आया? आज समाज में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं परिवार उत्तरदायी, परिवार अपनी भूमिका शायद निभा नहीं रहा है। आईएएस में भी एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का। तो सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक होते हैं प्राइमरी ग्रुप। आदर्श क्या होते हैं? समाज में अच्छाई बुराई के पैमाने हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे, मूल्य और वैल्यू और आदर्श के टॉपिक पर। लेकिन समाज में क्या अच्छा है समाज के लिए, ये आपको बताया जाता है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो अगर परिवार अपनी भूमिका अच्छे से निभाता है, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके पड़ोसी अच्छे हैं, आपको सही बात पे प्रोत्साहन देते हैं, आपको टोकते हैं, तो निश्चित रूप से आप में वो संस्कार आएँगे। ये चीज़ यहीं से आती है। दूसरा, पार्सन्स ने इसकी बताया है कि हमारी मानविकीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन, दिस हैपेंस इन प्राइमरी ग्रुप्स। मानवीकरण क्या है? वही बात है कि व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है तो ना ही वो सोशल होता है, ना ही एंटी सोशल होता है। ये सोशल बोला गया, हम लोग समाजीकरण वाले में इस पर डिटेल में बात करेंगे।
यानी वो आज व्यक्ति जो जानवर से, यानी हमारे पूर्वज अगर देखा जाए तो बंदर से इनका उद्भव हुआ है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन ये थ्योरी प्रमाणित है सामाजिक विकास। तो जब एक तरीके से जानवर से उद्भव हुआ है तो कहीं न कहीं वो गुण भी व्यक्ति के अंदर होते हैं। और जानवर से इंसान व्यक्ति कैसे बनता है? संस्कार के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से। इसका हस्तांतरण कहाँ से होता है? परिवार से। आपका परिवार, आपका पड़ोस और आपके मित्र मंडली, अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति होंगे। आप ये नोट करके ले। अगर किसी का मित्र आपको गलत सलाह दे रहा है तो वो मित्र नहीं है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपकी किसी भी गलती पर तुरंत आपको डांट दे, नहीं नहीं ये नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 4 लड़के हैं और आए दिन घटनाएं होती, कोई लड़की वहां से निकली, अगर कमेंट पास किया तो दूसरा अगर उसका सच्चा मित्र है तो तुरंत रोकेगा, नहीं मेरे जब तक मैं हूं मेरे सामने आप ये नहीं कर सकते, सॉरी मैडम। और उसने अपने दोस्त की तरह से उसको सॉरी बोला और उसको समझाया, तो निश्चित रूप से दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और वहीं दोनों ने प्लान बनाया और कोई ऐसी घटना आजकल पेपर में देखते हैं आप, डेली ऐसा होता है। तो आपके जो मित्र हैं, आप कभी इनका मंथन कीजिए कि जो व्यक्ति आपको गलत काम के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, इसका मतलब आपको आउट ऑफ ट्रैक ले जा रहा है और कभी न कभी कहीं गड्ढे में आपको गिराएगा, है ना? तो आपके पड़ोसी, मान लीजिए आप बाहर देखा कि मम्मी पापा जॉब में हैं तो कहीं बाहर गए, बच्चे अगर कोई हरकत करें बाहर निकल के, मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, कोई और हरकत कर रहा है और पड़ोसी अंकल ने देख लिया और उन्होंने अगर अपने अंकल होने की भूमिका निभाई और उसे डांटा, शहरों में तो अंकल, लेकिन गांव में तो क्या है, गांव को प्राथमिक समूह माना गया और गांव का जो पड़ोस है वो पड़ोसी अंकल अगर पिता से ज़्यादा मार भी सकते हैं, जैसे पापा नहीं हाथ उठाए लेकिन वो हाथ उठाएंगे, और पता चला अगर उन्होंने हाथ उठाया तो पापा कुछ कहेंगे भी नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा होगा। तो पूरा गांव कहीं भी बच्चे को डांट सकता है, तो बच्चा वैसे दहशत में रहता है कि सभी उसको अपने परिवारजन दिखाई पड़ते हैं, पूरे गांव के लोग। ये प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आया है वहीं से, उसी समय से। शिल्स ने अपनी पुस्तक द प्राइमरी ग्रुप इन करंट रिसर्च इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब बड़े व्यापारिक समूह में प्राथमिक समूह बन जाते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव। किम्बालियंग, मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि, ये चीज जानने लायक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, ये कई बार पूछा गया है। पार्सल्स का पूछा गया है, फूले का, और स्टीवर्ट एंड ग्लिन। ये लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कि किस, एज इट इज स्टेटमेंट आता है, आपसे ये पूछा जाएगा निम्न में से किसका है। तो इन्होंने कहा है किम्बालियंग ने, मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंडामेंटल, ये स्टेटमेंट आप देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। ह्यूमन एसोसिएशन फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या है कि जब मनुष्य का उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ और उसने अपने जीने के लिए जब सामाजिक संबंध बनाना शुरू किया, सबसे पहले समूह बनाया, बड़े समूह होते चले गए, उनमें से जो परिवार और फैमिली निकल के आई शुरुआत में, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो वहां से इन्होंने शब्द लिया है कि मानव की जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है
उसमें व्यक्ति हमेशा संघों में यानी एसोसिएशन बना के, छोटे समूह में ग्रुप बना के और कलेक्टिवली रहा है। तो ये वहाँ से चला आ रहा है, ये चीज़ मौलिक फंडामेंटल फ्रॉम वेरी बिगनिंग। उस चीज़ को इन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति है मनुष्य की जो शुरुआत से ही आती है, इसलिए वो प्राथमिक समूह वो समूह हैं जो फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपके साथ उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। स्टीवर्ट ग्लिन ने कहा है कि भावनात्मक मानसिक सुरक्षा के स्रोत हैं ये। भावनात्मक सुरक्षा क्या होती है कि जब व्यक्ति कहीं से किसी दुख में होता है या कहीं फेलियर करता है जीवन में, कहीं फेल हो जाए, कहीं कोई ऐसी समस्या में फंस जाए, तब उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसे मानसिक रूप से सपोर्ट दे सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर मानसिक सपोर्ट नहीं मिला तो ऐसे में बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। सुसाइड वाले केस में दुर्खीम ने समाज को ही इसके लिए उत्तरदायी माना है। तो मानसिक सुरक्षा कहाँ मिलती है व्यक्ति को? अपने प्राथमिक समूह, यानी या तो उसे अपने परिवार में मिलेगी। मान लीजिए उसका रिजल्ट खराब आया तो उसको लगता है कि सब लोग डांटेंगे, लोग क्या कहें, समाज क्या कहेगा। लेकिन परिवार में वहीं कोई माँ, सबसे पहले सबसे सॉफ्ट तो माँ ही होती है। माँ की गोद में सर रख के जब बच्चा लेटता है, सब कुछ भूल के, और उसके जब माथा को सहलाती है माँ, तो उसको इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि बहुत बड़ा हमें कोई सहयोग मिल गया है, बैक है पीछे से, है ना। माँ है, परिवार में भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, चाचा चाची हैं, ये तो फैमिली की बात होगी। फिर आपके मित्र, व्यक्ति जब ऐसी चीज़ें किसी से नहीं कह सकता, वो अपने मित्र से बात करता है, तो वहाँ कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है यार, हम लोग सब मिलके कर लेंगे, सब साथ हैं। जब उसको ये लगता है हम सब साथ हैं, कोई बात नहीं, तो उसको बड़ा मेंटल पीस मिलता है। तो ये जो भावनात्मक सुरक्षा है, मेंटल पीस, वो उसको प्राइमरी ग्रुप में ही मिलती है, सेकेंडरी ग्रुप में नहीं मिलती। सेकेंडरी ग्रुप की बात बाद में करेंगे। इसके अलावा और सारे पॉइंट हैं। ये आप लोग उम्मीद है नोट करते हुए चलेंगे। बच्चों की उत्पत्ति और लालन पालन, प्रोक्रिएशन ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? यानी उत्पत्ति, उसका पालन पोषण परिवार होता है, नॉर्मल चीज़ आप जानते ही हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इनका महत्व क्या है, इनको पॉइंट वाइज दिया गया है। इनसे वो क्वेश्चन वहाँ से आज पूछे जाते हैं, फिर भी ये आपके जानने के लिए कि जो भी बच्चा जीवन भर कुछ सीखता है वो उसका सामाजिक सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। समाजीकरण वाले चैप्टर से डिटेल में बात होगी। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को कंट्रोल घर में किया जाता है, हर चीज़ पे डांटना। छोटा बच्चा होता फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मान लीजिए वो घुटनों के बल चल रहा है और वो कुछ ऐसी चीज़, मान लीजिए आग में हाथ डालने वाला, उसे नहीं पता ये आग है, जल जाएंगे, तो घर वाले ही तुरंत उसको हाथ को रोकते हैं, नहीं नहीं उसको उठा के पीछे ले जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करो। रोड पार करता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो जो टोका टाकी होती है वो प्राइमरी ग्रुप में ही होती है, फैमिली में होती है ना। ऐसा मत करो, ये कहने वाले बहुत कम लोग हैं। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अपने मित्र से ये बात कहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जो आपकी आलोचना करते हैं उनको व्यक्ति पसंद ही नहीं करते हैं। जबकि चाणक्य ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मतलब अपना जो आलोचक है उसको बिल्कुल अपने नज़दीक रखिए, हो सके तो अपने घर में ही एक आंगन में उसकी एक कुटिया बनवा दीजिए, जिससे कि वो आपको हर समय टोकता रहे और आप अपने आप को ठीक करते रहे, ऑन द ट्रैक रहे। ये चाणक्य जी का कहना था। तो
सामाजिक संगठन को मजबूती प्रदान करना, मूलभूत आवश्यकताओं में सहायक। ये तो आप जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं परिवार ही पूरी करता है व्यक्ति की फंडामेंटल नीड्स को। ओके। व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है व्यक्ति का, पर्सनालिटी जो है 3 चीज़ों से बनती है। एक उसका बाहरी शारीरिक पक्ष होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष होता है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। ये तीनों चीज़ें पर्सनालिटी वाले चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का जो डेवलपमेंट है वो प्राइमरी ग्रुप से होता है। ठीक है। आईएएस में जो इंटरव्यू होता है उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। व्यक्तित्व कार्य क्षमता में वृद्धि, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक, हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। कल्चर क्या है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, कल्चर वाले चैप्टर में डिटेल में सिर्फ ये जान ली कि जो कुछ इस वातावरण में मनुष्य ने बनाया है, चाहे वो मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, एवरीथिंग इज नॉन एज कल्चर। तो कल्चर हम जो कुछ भी बनाते हैं, सीखते हैं जीवन में, वो आगे पीढ़ी को सिखाया जाता है। तो ये सिखाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण, ये यहीं पे होता है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति के आत्मनियंत्रण की भावना पैदा होती है, सेल्फ कंट्रोल, और बच्चे में अनुकूलन की क्षमता पैदा होती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे जिन पे हम लोगों ने बात की। तो हम लोगों ने ये चार्ल्स कूले और प्राथमिक समूह को समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ग्रुप की, और जो ग्रुप का अलग क्लासिफिकेशन, अंतर समूह, बाह्य समूह, छोटा समूह, बड़ा समूह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें इनको समझ लेंगे। तो प्राथमिक समूह ऑल क्लियर। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुई हो, कोई चीज़ आप सजेशन देना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, हम लोग ये कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।